नमस्कार, मैं हूं मुकेश केजरीवाल। राजस्थान पत्रिका मीडिया समूह के साथ काम करता हूं। हार्वर्ड टीए चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ इंडिया रिसर्च सेंटर ने प्रोजेक्ट संचार के तहत इंटरव्यूज की यह खास सीरीज इसलिए शुरू की है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जो मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन मौजूद है उसे दूर किया जा सके, खास तौर से मीडिया के हम साथियों की मदद हो सके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा। देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। एम्स दिल्ली में लंबे समय तक फैकल्टी के तौर पे काम किया है। साथ ही जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इनक्लाइन ट्रस्ट इंटरनेशनल, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। और सबसे खास बात कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की जो अप्रूवल की प्रक्रिया है उससे सीधे जुड़े हैं। देश में किसी भी वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी एनटीएजीआई की बेहद खास भूमिका होती है और कोविड-19 वैक्सीन की इसकी जो सब कमेटी है उसके प्रमुख डॉक्टर अरोड़ा ही हैं। तो स्वागत है डॉक्टर अरोड़ा आपका। सबसे पहले आप ये बताएं कि कोविड-19 का जो टीका है इसे कैसे तैयार किया गया और क्या भारत में और दुनिया के बाकी देशों में इसकी प्रक्रिया कुछ अलग रही? ये प्रश्न आमतौर पे इसलिए बार बार उठाया जाता है क्योंकि एक साल से कम समय में ही एक बीमारी के लिए टीका लोगों के लिए आ गया, तो लोगों के मन में ये संशय उठना बहुत ही लाजमी है। एक व्यवहारिक तौर पे लोग सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं तीन मुद्दों पे बातचीत करना चाहूँगा। पहली बात कि जो कोविड-19 वायरस है वो है तो नया वायरस, लेकिन एक ऐसी फैमिली से है जिसकी वजह से पहले भी आउटब्रेक हो चुके हैं। 2003-4 में और फिर 2010 में कोविड फैमिली के ही कुछ और वायरस थे और जब उस समय वो वायरस आया था उसके बाद तेजी से प्रसार होने की संभावना थी, लेकिन वो वायरस बहुत जल्दी खत्म हो गया था। लेकिन उस समय उस वायरस पे बहुत सारा अनुसंधान किया गया। वायरस में वो क्या कारण है जिसकी वजह से बीमारी होती है या मृत्यु होने की संभावना होती है, वो सारे काम पिछले 8-10 साल से चल रहा था। तो एक तरीके से जो एक नींव पहले पड़ी हुई थी इस वायरस के बारे में, जब जनवरी 2020 में इस वायरस के बारे में पता चला तो ये नहीं कि बिल्कुल काम शुरुआती दौर से किया गया। उस जो कोविड-19 का जो वायरस था उसके बारे में जानकारी जो जिस तरीके से ये अलग था वो तुरंत पता चल गई थी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। तो सबसे पहला काम होता है जब भी कोई नया टीका या वैक्सीन बनाया जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी है कि ये किस तरीके से शरीर के अंदर दाखिल होता है और शरीर के अंदर दाखिल होने के बाद वहां पर किस तरीके से बीमारी पैदा करता है। तो काफी कुछ जानकारी थी और ये पता चला कि ये वायरस खास तौर पे ज्यादा संक्रामक है, यानी कि इन्फेक्शियस ज्यादा है और इसकी वजह से चाहे मृत्यु दर कम है पुराने कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन संक्रमण ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल इसका प्रभाव एक आम जनता पे बहुत ज्यादा दिखाई देने की संभावना उसी समय पता चल गई थी। यहां से यात्रा शुरू होती है। उसके बाद जो है 2 माइलस्टोन्स और होते हैं जिससे कि टीका बनाया जाता है। पहले है कि लैब में डिफरेंट तरीके के परीक्षण किए जाते हैं और उन परीक्षण एक तो पेट्री डिश में, जिसको कहा जा सकता है पेट्री डिश में किया जाता है, और उसके बाद लेबोरेटरी एनिमल्स में जैसे चूहे हैं, खरगोश हैं, और बाद में मंकीज वगैरह पे भी इनका टेस्टिंग किया जाता है, जो रिवाइज्ड जो लेबोरेटरी वाला काम है। और तीसरा जो माइलस्टोन होता है वो होता है मनुष्यों पे इसकी जांच करना, और उसी के बारे में आजकल सभी लोग बात करते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग होती है उसमें ये देखना होता है कि जो वायरस का सबसे
जो गंभीर जो वो कौन सा टुकड़ा है जो शरीर में वायरस को अंदर घुसने के लिए मदद करता है। और जब वो पहचान अच्छी तरीके से हो जाती है तो उसको ऐसा जो वैक्सीन है उसी टुकड़े से बनाया जाता है, जैसे कि मैं अगर शरीर में उस टुकड़े को एंटर कर देता हूं तो शरीर प्रतिरोधक शक्ति या एंटीबॉडीज पैदा करती है उसके अगेंस्ट। तो यहां से शुरुआत होती है और शुरू के जो स्टेप्स थे, जो एक पेट्री डिश में टेस्ट करने वाले और लेबोरेटरी में टेस्ट एनिमल्स पे टेस्ट करने वाला है, ये सारे के सारे बहुत तेजी से हुए और कुछ हफ्तों में 8, 10, 12 हफ्तों में ये ज्यादातर लेबोरेटरीज में ये काम हुआ। उसके बाद जो मनुष्यों पे जांच होती है उसमें 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिन पे ये जांच की जाती है। पहली जांच कि जो टीका बनाया गया है वो मनुष्यों में सुरक्षित है कि नहीं है, और ये बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण रहता है, सुरक्षित है। और दूसरी चीज देखनी है कितनी डोज में देना है, किस डोज तक ये सुरक्षित है। दूसरा बिंदु होता है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये जो टीका है शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है या शरीर के अंदर जाता है तो कितनी प्रतिरोधक शक्ति पैदा करती है, यानी कि एंटीबॉडीज कितनी पैदा करता है, या जिसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में इम्यूनोजेनिसिटी भी बोलते हैं। तीसरा जो बिंदु है कि अब मेरे पास एक ऐसा टीका है जो सुरक्षित भी है, जिसकी प्रतिरोधक शक्ति पैदा करने की क्षमता भी है। अब तीसरा जो असली मुद्दा होता है कि कितने लोगों में ये बीमारी को बचा सकता है, और ये बीमारी को बचाने का जो है उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं, कि अगर जब मैं 100 लोगों को देता हूं तो कितने लोगों में बीमारी से बचाव किया जा सकता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। अब इन तीनों कदमों को पूरा करने में आमतौर पे 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये काम बिल्कुल नया नहीं शुरू किया था। वायरस के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान पहले से ही था हमारे पास। बाकी के जो काम थे उनको तेजी से इसलिए किया गया कि एक तो वैज्ञानिकों ने इसमें दिन रात लगाया। आमतौर पे हम 9 से 5 बजे काम करते हैं, लेकिन ये एक मजाक नहीं, ये सच्ची बात है कि इस दौरान वैज्ञानिकों ने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, यानी 24 घंटे इस पे लग करके जो लेबोरेटरी वाला काम था उसको पूरा किया। जी, ये तो बात हुई वैक्सीन के डेवलपमेंट की, जो साइंटिफिक प्रक्रिया है उसकी। इसके साथ ही समानांतर ही प्रक्रिया चलती है रेगुलेटरी, यानी कि इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया। तो इसकी क्या मानक प्रक्रिया चली? अब आगे की जो जो कदम होते हैं उसको बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाया जाता है। कारण है कि अब हम मनुष्यों पे जब करने होते हैं, और इसके लिए जो हर एक दुनिया में रेगुलेटर्स होते हैं या मानक होते हैं उनको पास करना होता है। आमतौर पे जो पुराने समय में ये होता था कि ये मानक जब रेगुलेटर्स को आप एप्लीकेशन डालते थे तो कई महीने और कई बार साल साल भर लग जाता था उसकी जांच करने में। लेकिन कोविड की तैयारी के लिए लोगों ने पूरे बहुत सारे देशों में और खासतौर पर हिंदुस्तान में तो एक आमूल परिवर्तन किया गया कि एक रोलिंग सिस्टम से जैसे जैसे डेटा आता चला गया उसकी जांच की गई, बहुत निकट से उसकी निगरानी करी गई और देखा गया कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। चाहे वो फेज 1 का डेटा था जहां पर मैंने सुरक्षा के बारे में और डोज के बारे में बात करी, चाहे फेज 2 का जिसमें आप इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में बात कर रहे थे, और फेज 3 जब ये कितना इफेक्टिव है। तो इस प्रकार जो काम सालों में हो रहा था वो महीनों में पूरा कर दिया गया। और भारत में इस तरीके से आप मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा कि कोई भी हमने शॉर्टकट नहीं लिए, कोई कॉर्नर्स नहीं कट किए गए। जितना समय लगना था वो लगाया, लेकिन ज्यादा मेहनत करके और एफिशिएंसी, सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। और तो और कुछ और भी यूनिक चीजें की गई। आमतौर पे फेज 1 और फेज 2 में 50-100 या 150 लोगों पे एड्स टीके की जांच होती है, किसी भी नए टीके की। लेकिन क्योंकि एक अबंडेंट प्रिकॉशन की अप्रोच लेते हुए फेज 1 और फेज 2 में भी 500 से 1000 लोगों की जांच की गई, फेज 2 में भी इसी तरीके से 500 से 1000।
जिससे कि पूरा का पूरा एक विश्वास बन सके, पहले तो वैज्ञानिक कम्युनिटी में और उसके बाद रेगुलेटर्स में और साथ में जनता में। तो इस प्रकार जो हमारी वैक्सीन बनी है वो एक लोगों के लिए रेगुलेटर के द्वारा क्लियर होने के बाद आई है। अब यहाँ पर मैं रुकूंगा कि ये तो एक प्रक्रिया होती है वैक्सीन बनाने की। जी। भारत देश में वैक्सीन दो तरीके से बन रही है। एक वैक्सीन ऐसी है जिसमें ज्यादातर जो शुरू के टेस्ट हैं वो सारे के सारे विदेश में किए गए और विदेश में ही फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया गया। लेकिन ऐसा जो ये वैक्सीन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में हो रही है और तो अब मैं इस वैक्सीन को जो विदेश में जिस पे अनुसंधान हुआ है उसको देश में कैसे लेके आऊं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है। तो उसके लिए एक विशेष तरह का ट्रायल होता है, फेज 3 ट्रायल, उसको कहते हैं ब्रिजिंग ट्रायल। तो उसमें आमतौर पे फेज 3 के जो ट्रायल होते हैं उसमें 20 से 40 हजार लोगों पे जांच की जाती है, लेकिन ब्रिजिंग ट्रायल में 1500 से 2000 व्यक्तियों पे इसकी जांच करी जाती है। उसमें सेफ्टी को, सुरक्षा को देखा जाता है, उसमें इम्यूनोजेनिसिटी को देखा जाता है और तीसरा एफिकेसी या इफेक्टिवनेस को नहीं देखा जाता, क्योंकि इतने कम लोगों में इफेक्टिवनेस नहीं देखी जा सकती है कि ये कितनी प्रतिरोधक, कितने लोगों में बीमारी को बचाएगा, क्योंकि मेरे पास बाहर जो 40,000 लोगों पे टेस्ट हुआ है वो मेरे पास उपलब्ध है। तो मैं देखता हूं कि मेरी जो वैक्सीन है बाहर की वैक्सीन से सुरक्षा में भी मेल खाती है और साथ में इम्यूनोजेनिसिटी पे या प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में बराबरी है। तो ये अज्यूम किया जाता है कि ये बचाव के मामले में उसी के बराबर है। तो हमारी जो इस समय एक वैक्सीन है वो जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं या जो सीरम इंस्टीट्यूट में पैदा हुई है, वो इस तरीके से मार्केट में लेके आया गया, रेगुलेटर्स ने उसको क्लियर किया है। दूसरी वैक्सीन जो ऐसी है जो कुल सारा का सारा अनुसंधान उसका भारत देश में हुआ और उसके बाद उसकी जांच की गई। तो दूसरी वैक्सीन जो है जिसको कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने उसको बनाया है, उसमें फेज 1 और फेज 2 की स्टडीज तो हो चुकी हैं, फेज 3 में अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इफेक्टिवनेस के बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है उसके बारे में, लेकिन सुरक्षा के बारे में बिल्कुल ही निश्चिंत रहने की जरूरत है। और जहां तक इम्यूनोजेनिसिटी या प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने की जो एंटीबॉडीज हैं वो भी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट बहुत सारी जो अभी अवेलेबल वैक्सीन है उनके मुकाबले बेहतर हैं और अगले 1 या 2 महीने में उसकी बचाव की क्षमता, कितने मरीजों को बीमारी से बचाया जा सकेगा वो भी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि एक अभूतपूर्व हमारे यहाँ सिचुएशन रही है पेंडेमिक की वजह से, जैसे कि हम सब जानते हैं लगभग 1.5 लाख लोग आज तक मर चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार रह चुके हैं। तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसी स्थिति के लिए इन दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए दिया गया है। इसका मतलब रेगुलर यूज नहीं, इमरजेंसी यूज के लिए दिया गया है। और जब तक इनके टेस्ट 1 साल तक के लिए फॉलो नहीं होते तब तक इनको रेगुलेटर इनको रेगुलर लाइसेंस नहीं देगा। जी, आपने बताया कि वैक्सीन डेवलप कैसे होते हैं, उनकी रेगुलेटरी प्रक्रिया कैसे चलती है, साथ ही विदेश में अगर कोई टीका बनता है तो भी उसे ब्रिजिंग ट्रायल करके भारत की जो विविधता वाली आबादी है उस पर इसका क्या प्रभाव होगा वो जानने की कोशिश होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जिन टीकों को मंजूरी दी गई है ये 2 डोज वाले हैं, तो आखिर 2 डोज की जरूरत क्यों पड़ती है, और साथ ही भारत जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इसमें क्या दूसरी डोज इंश्योर करना यह भी एक चुनौती होगी? आपने 3 सवाल पूछे मेरे से। पहली बात तो यह है कि कोई भी वैक्सीन के कितने टीके लगाने की जरूरत होती है। तो जो मैंने आपसे कहा फेज 1 में डोजेज को भी देखा जाता है सुरक्षा के अलावा। तो जब भी टीकाकरण किया जाता है हम चाहते हैं कि उचित मात्रा में प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो। तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एक ही इंजेक्शन, कुछ टीके ऐसे होते हैं एक ही इंजेक्शन से काम चल जाता है, किसी में 2 लगाने होते हैं, किसी में 3।
तो मैं आपको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। बच्चों में डीपीटी का टीका लगाया जाता है और उसमें जी। डीपीटी के 3 टीके लगाए जाते हैं शुरुआत में, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे। एक एक महीने के अंतराल से 3 टीके लगाए जाते हैं। तो वहां पर जब तक 3 टीके नहीं लगेंगे उचित मात्रा में रोधक क्षमता पैदा नहीं होती है। तो इसी तरीके से वहां पर कुछ टीके हैं जो केवल एक टीके से काम चल जाता है, जैसे कि रुबेला का है, उसमें एक ही टीके से काम चल जाता है। तो यहां पर भी जो कोविड के ज्यादातर टीके हैं वो उसमें 2 इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ टीके अभी आने वाले हैं, वो मतलब फेज 3 के ट्रायल में हैं, जिसमें केवल एक टीका लगाने की जगह जरूरत होगी। जॉनसन एंड जॉनसन करके एक कंपनी है, हिंदुस्तान में भी वो टीका बनाया जा रहा है, जिसमें एक ही टीके से उचित मात्रा में प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाती है। एक और भी इंटरेस्टिंग है कि एक वैक्सीन और बन रही है जो इस साल के आखिर तक आ जाएगी, जो नेजल स्प्रे, उसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं होगी, दोनों नाक में एक एक ड्रॉप डाल करके उससे ही रोधक क्षमता पैदा हो सकती है। तो डिफरेंट तरीके से ये किया जाता है। अब रहा दूसरी चीज, आपने पूछा कि अगर 2 टीके लगेंगे तो इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा। एक टीका तो यह है कि आप आए मेरे पास, मैंने आपको टीका लगा दिया, इसके बाद आप भी निश्चिंत, मैं भी निश्चिंत। लेकिन 2 टीके बिना लगे तो फिर प्रतिरोधक क्षमता पूरी नहीं पैदा होगी। और यहीं पे भारत ने एक अभूतपूर्व नवाचार कहते हैं जिसको, इनोवेशन किया, और उसमें एक आईटी प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक मैनेज करने के लिए एक आईटी प्लेटफॉर्म था, जिसमें वैक्सीन कंपनी से चल करके व्यक्ति की वहां तक लगने तक उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है, और जैसे देखा जाता है कि स्टॉक आउट नहीं हो, टेम्परेचर ठीक से मेंटेन हो रहा है। तो ये सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इवन करके था। उसके ऊपर क्या किया गया कि ये एड ऑन किया गया कि अगर मैं व्यक्ति को भी डाल देता हूं तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति को जब टीका लगेगा तो उससे मैं स्टॉक का भी पता चलता रहेगा, और व्यक्ति को पहला टीका लगा या दूसरा टीका लगा, मैं उसके बारे में भी जानकारी पैदा करता हूं। तो ये जो कोविन सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो यही है, जिसमें सप्लाई चेन को भी हम मॉनिटर करते हैं, साथ में व्यक्ति को जो टीका लगाना है उसको पहले अपॉइंटमेंट देना होता है, उसके पास एक एसएमएस आता है। टीका जब लग जाता है तो उसके पास दूसरा एसएमएस आता है कि भाई आपको इस दिन को इस समय पर इस जगह पर ये टीका लगाया है। यानी कि फॉर एग्जांपल पलवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुबह 10:17 पर आपको ये टीका लगाया गया। आपको लगाने वाला जो था वो कविता मैडम थी, उनका टेलीफोन नंबर ये है, और अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप इस नंबर पे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसमें पहले उस पे आ जाता है। दूसरे के लिए आपको 2-3 दिन पहले आपको दूसरे के लिए एक याददाश्त कराने के लिए जब दूसरा इंजेक्शन लगाना है, और आपको दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट भी दे दिया जाता है। और भाई जब दूसरा लग जाएगा तो फिर आपको पास आ जाएगा एक ई सर्टिफिकेट कि आपको दोनों टीके लग चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम बनाया गया है, और यही अब अप्लाई हो रहा है। इस समय हम अपने चिकित्सा के जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको टीका लग रहा है, उसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर, और फिर म्युनिसिपल एम्प्लॉयज को लगेगा। तो तब तक इसमें शुरू में जो ड्राई रन किए गए थे उसमें कुछ हिकअप्स थे, वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो जिससे कि आम जनता उसमें अपना अपॉइंटमेंट डाल सकती है और इस तरीके से उनको होगा। तो जो चुनौती थी उसको एक बेहतरीन इनोवेशन के जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर बिल्ड करके उस चुनौती को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। जी, और टीकाकरण के दौरान भी इस सिस्टम में जहां कहीं कुछ शुरुआती कमियां आती हैं जिसे टीथिंग ट्रबल कहते हैं, उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल, देश भर में माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हो चुका और वो ठीक भी हो चुके। हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही है, ये है क्या? और जो टीकाकरण की जो हमारी योजना है उस पे हर्ड इम्यूनिटी का क्या असर पड़ता है?
हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक क्रिटिकल नंबर अगर इन्फेक्टेड हो, तो इसको यूं सोचिए कि हम जब 100 लोग खड़े हों और हर एक को कहें कि हम आपको एक गेंद हम पास ऑन कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में गेंद आ जाए तो उसके अपने आप 2 हो जाएं और दूसरी गेंद में दूसरे जो अपने साथ में खड़ा हुआ उसको दे दूं। तो वायरस का प्रसार ऐसा होता है कि वायरस अगर मेरे पास पहले वायरस इन्फेक्शन नहीं है या संक्रमण नहीं आया तो मेरे पास आया और उसके बाद मैं उसका दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता हूं। और जैसा कि शुरू में आपने सुना होगा कि कोविड की संक्रमण क्षमता इतनी थी कि एक व्यक्ति 3 से 5 व्यक्तियों को संक्रमित करता था, यानी एक अपनी गेंद अपने को लिया और उसके 5 टुकड़े हुए 5 लोगों को दे देता। तो अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो 100 लोगों में शुरू में पहला व्यक्ति हुआ और वो उसको आपस में गेंद बांटने में बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे हर एक के पास एक एक गेंद आने लगती है तो उस समय के बाद ऐसा होगा कि हर एक के हाथ में एक गेंद होगी तो वो दूसरी बाहर से आने वाली गेंद या बाहर से आने वाले वायरस को अपने पास नहीं ले सकेगा और इस तरीके से वायरस का प्रसार कम्युनिटी में धीमा पड़ता चला जाता है और अल्टीमेटली रुक जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी इसी को कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे कम्युनिटी में ज्यादा लोग संक्रमित हो जाएं या टीके से बचाव हो जाए तो वायरस को भागने एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए जगह नहीं मिलती है या एक व्यक्ति से कूद करके दूसरे व्यक्ति पे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और एज ए रिजल्ट वो वायरस एक तरीके से अपनी मौत खुद मरने लगता है। तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस लेवल पे आकर के हर्ड इम्यूनिटी यानी कि उसका प्रभाव दिखाई देता है कि भाई हमें ज्यादा अब बीमारी नहीं हो रही है या बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोग न्यूज़पेपर्स में मीडिया में बहुत सारे कोई कहता है 50%, 60%, 70, 80%। ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो 2-3 चीजों पे होता है। एक तो कितने व्यक्ति संक्रमित हैं, दूसरा कितना नजदीक रहते हैं। जो बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो वो दूसरी सिचुएशन होती है। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, उसकी संक्रमण क्षमता कितनी है। जिसकी बहुत ज्यादा क्षमता होगी तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी उतनी ज्यादा, यानी उतने ज्यादा लोग संक्रमित हों तब तक वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको एक भी व्यक्ति मिला तो कूद करके उसके पास पहुंच सकता है। और ये हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक है। तो अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, मुंबई में धारावी है और धारावी में शुरू में हजारों केस रोजाना हो रहे थे और धीरे धीरे करके सडनली वहां पर अब दिन में 2 या 3 केस होते हैं। और धारावी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। धारावी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दुनिया में करीब करीब सबसे ज्यादा है। 35 से 40 हजार लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं वहां पर। तो जो वहां पर बाद में संक्रमण की स्थिति देखी गई तो 50 और 60% के बीच में है। इसका मतलब ये है कि 50-60% आते आते फिर संक्रमण की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो यानी कि हम धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंचने लगते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का एक तो सवाल वो होता है कि हम कितने लेवल पर करेंगे, ये इसके लिए मॉडलिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये जो वायरस है 60 और 80% के बीच में जब लोग संक्रमित हो चुके हैं या टीका लग चुका हो तो ये वायरस का प्रसार बहुत कम लेवल पे आ जाएगा। जिन व्यक्तियों को पहले से वायरस का संक्रमण हो चुका है उनको भी टीका लगना चाहिए और उसका कारण ये है कि भारत में, हमारे अपने देश में देखा गया कि लगभग 25 से 30% लोग जिनको आरटीपीसीआर पॉजिटिव था, जो उनको बुखार था और कोविड-19 की बीमारी हो चुकी थी, उसके बावजूद जब उनकी खून की जांच करी गई तो प्रतिरोधक क्षमता वाली एंटीबॉडीज नहीं थी। इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो एक बार इन्फेक्ट होता है उसको जरूरी नहीं है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बने। दूसरी चीज,
ये देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वैक्सीन बनाते हुए, तो वैक्सीन जब इंजेक्ट करी जाती है तो एंटीबॉडीज के लेवल 8 से 20-25 गुना ज्यादा होते हैं विसाविस जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है। तो जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि उतने ज्यादा देर तक मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा इन्फेक्शन से। तो इस वजह से ये निर्णय लिया गया है सारी दुनिया में और हमारे यहाँ भी कि अगर आपको पहले कोविड की बीमारी हो चुकी है या आपके ब्लड में ये एविडेंस है कि आपको पहले हो चुका है, हो सकता है आपको सिम्टम ना हो, उसके बावजूद भी ये टीका लगवाना है क्योंकि इसका लाभ रहेगा। पहला, आपको सुरक्षा मिलेगी और ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। जी, सवाल आता है कि अब टीके चूंकि लोगों को लगने लगे हैं, पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं अलग अलग उनको, ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी है कि इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन क्या है। टीका लगाने से पहले लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो साइड इफेक्ट्स का जो इशू है, जब भी कोई टीका लगाया जाता है तो हल्का सा साइड इफेक्ट होता है, बॉडी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और वो कैसे कि जब मैंने इंजेक्ट किया आपको टीका, तो बॉडी को वो टीका बॉडी को कह रहा होता है कि भैया आप मेरे से भिड़ो और कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। तो ये जो सारी जो प्रक्रिया है, इसमें हल्का सा बुखार हो सकता है, हरारत हो सकती है 24 घंटे के लिए, जहां पर इंजेक्शन लगाया है वहां थोड़ी सूजन हो सकती है, वहां थोड़ा दर्द हो सकता है। तो इन सब की वजह से जो है एक आध दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन ये 40-50% लोग, एक तरह की ये वैक्सीन पे भी निर्भर करता है, किसी के साथ 10-20% में होता है, किसी में 40-50 है। जो इस समय जो पश्चिमी देशों में जो टीका लगाया जा रहा है जो आरएनए बेस्ड है, उसमें साइड इफेक्ट 70-80% लोगों में होते हैं इस तरह के जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हम लोगों के हमें याद हो हमारे बच्चों में या हमारे पड़ोस में या हमारे घर में कोई छोटे बच्चों जिनको डीपीटी का टीका लगाया जाता है, उनमें भी करीब करीब सभी बच्चों में इस तरीके से हल्का बुखार, सूजन, एक दिन चिड़चिड़ा रहना ये होता है। तो ये एक कोई अचंभे वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये एक यूजुअल है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज कि हम में से कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जीज ज्यादा होती हैं और खास तौर पे बहुत मैसिव एलर्जी, यानी कि जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाए तो किसी किसी को बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है, सारे शरीर पे चपाकी या दाने निकल आते हैं, ब्लड प्रेशर गिरने की संभावना होती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह के बहुत थोड़े से लोग होते हैं, या किसी को पहले कभी इंजेक्शन लगाया गया हो या कोई टीका लगाया गया हो और उसके बाद ऐसी सीवियर रिएक्शन हुआ हो, तो ये भी एक वो रिएक्शन इन टीका से भी हो सकता है, और खासतौर पे इस तरह के लोग जिनके ऊपर एक पीछे बैकग्राउंड की हिस्ट्री हो। तो दूसरा ये एक साइड इफेक्ट होता है, और इसको मैनेज करने के लिए हर एक टीकाकरण केंद्र पर इंतजाम किया गया है। और पिछले 2 हफ्तों का जो अनुभव है, ऐसे कुछ लोगों को इसको एनाफाइलैक्सिस भी बोलते हैं, जो बहुत सीवियर एलर्जी है, और एक भी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी नहीं है, हर एक व्यक्ति को अच्छी तरीके से मैनेज किया गया। वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो पूरी तरह ट्रेंड हैं, इमीडिएटली इंजेक्शन वगैरह लगाना होता है वो लगा करके आपको निकट के चिकित्सा केंद्र पे भेज दिया जाता है, और ईश्वर की कृपा से किसी को कोई जान का नुकसान नहीं हुआ इस वजह से। इसके अलावा जो कुछ हम प्रेस में पढ़ते हैं, ये वैक्सीन पे निर्भर करता है कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन से कोई खास तरह का साइड इफेक्ट हो। तो जो हमारे पास इस समय देश में जो 2 वैक्सीन है, उससे और कोई विशेष इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मॉनिटर किया जा रहा है और इसको मॉनिटर किया जाएगा,
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोविन में आपका नाम दर्ज है, आपको टीका कब लगा, और अगर आपको बताया जाता है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, तो उसको मॉनिटर कम से कम अगले 2 से 3 महीने के लिए मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी, अब कुछ व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, या किसी को फालिज का अटैक हो गया, तो क्योंकि बड़े लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, और जो जैसे उम्र बढ़ती है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती चली जाती है। अगर मैं 60 साल के व्यक्ति को दूं, 70 साल के व्यक्ति को दूं, 50 साल में, इनमें सभी में हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरीके से ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, फालिज हो सकता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनका टीके से कुछ लेना देना खास है नहीं। इस बारे में भी जांच की जा रही है कि कहीं टीके से तो नहीं हो रहा, लेकिन अभी तक जो जांच की गई है उसमें इसका कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन इसको देखा जा रहा है। और तीसरा एक और चीज, कुछ अनयूजुअल सी चीजें हैं जो बाहर से रिपोर्ट करी गई। क्या चीज करी गई? जिसको फेशियल पाल्सी कहते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाना। और ये कुछ रिपोर्ट किए गए जो इस समय फाइजर की और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है उसके साथ रिपोर्ट किया गया है। अगेन उनको फॉलो किया जा रहा है कि कितना वैक्सीन की वजह से है, या वो एक यानी जिसको कोइंसिडेंटल कहते हैं, एक संयोग की बात है कि दोनों चीजें एक साथ हो गई। लेकिन ज्यादातर जो लोग इस समय हमारे देश में जो इवेंट्स हुए हैं, चाहे किसी को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, या फिर हार्ट अटैक हुआ है, या कोई और हेमरेज वगैरह हुआ है, वो उसको संयोग या कोइंसिडेंटल इवेंट ही बोला जाता है। कोविड-19 का जो खतरा है वो तो चाहे बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाएं हो या फिर छोटे बच्चे या नवजात शिशु हो, इन सबको होता है। अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में ये सवाल भी मन में आता है कि ये जो अलग अलग समूह हैं, इनके लिए जो हमारे वैक्सीन है वो कितने सुरक्षित हैं? अभी तक की क्या डेटा है, क्या आंकड़े हैं? तो आप ये पूछ रहे हैं कि कौन से वो लोग हैं जिनको ये टीका नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल है आपका। तो उसका बहुत ही सिंपल है कि क्योंकि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इन पे अभी टीके का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है, तो इसलिए फिलहाल वो इस टीकाकरण क्षेत्र में नहीं आती। दूसरा, 18 साल से कम जो लोग हैं उसमें भी टीका को इसका प्रयोग अभी नहीं किया है। उसके संबंध में क्या उसका प्रभाव रहता है, इसलिए उसको नहीं दिया जाता। तीसरी चीज, मैंने जैसे अभी बताया, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें वो है बहुत सीवियर एलर्जी का इतिहास है, उनमें नहीं दिया जाता। इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा कारण नहीं कि टीका नहीं दिया जाए। हाँ, अगर कोई इस समय अस्पताल में दाखिल है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई आईसीयू में है, तो जब तक वो वहां से बाहर नहीं आता उसको ये इंजेक्शन नहीं लगाना। और एक चौथा, कि अगर किसी व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो कोविड के जो लक्षण हैं वो ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद उसको टीका लगाया जा सकता है। अब हमने प्रेस में पढ़ा और ये कंफ्यूजन होता है कि भाई हार्ट डिजीज हैं जिनको ब्लड थिनर्स मिल रहे हैं या बाकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इन असल में सबसे ज्यादा फायदा ये उन बुजुर्गों में है जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको लंग्स की बीमारी है, जिनको ब्रेन की बीमारी है, जिनको गुर्दों की बीमारी है। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति में कोविड हो जाए तो मृत्यु की संभावना 17 से 20 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज जिसमें ये बीमारियां ना हो। तो इसलिए उन व्यक्तियों को तो जरूर ये टीका लगाना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा, भारत का टीकाकरण में लंबा अनुभव रहा है। हमने पोलियो, एमएमआर और बीसीजी जैसे सफल टीकाकरण कार्यक्रम हाल में ही चलाए हैं। लेकिन एक अलग बात यह है कि अब तक के ये जो कार्यक्रम थे ये खास तौर से बच्चों पे टारगेटेड थे, और कोविड-19 वैक्सीन जो है वो हम एडल्ट पॉपुलेशन को दे रहे हैं। तो अब तक का जो अनुभव है उससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या सबक ले सकते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए? ये हम सबके लिए
वयस्कों में टीकाकरण एक नया अनुभव है। और वयस्क एक इंजेक्शन को किस तरीके से उसका अनुभव रहता है, किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है, बच्चे से तो हम पूछते भी नहीं है, उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़ी देर रोता है, माँ उसको चुप करा लेती है। और उसके बाद जो अभी तक का अनुभव है कि हमारे यहाँ जो बाल टीकाकरण है उसमें 90% से ज़्यादा बच्चे लोगों को टीका मिलता है। और उसी की वजह से जैसे आपने बताया पोलियो खत्म हो गया, बच्चों में, नवजात शिशुओं में टिटनेस खत्म हो गया, खसरा और जो रुबेला है बहुत ही नगण्य स्थिति में पहुंच गया है। ये सब टीकाकरण का कमाल है। तो बड़ों में टीका किस तरीके से रहेगा, इसका सबसे मुखर उदाहरण है कि पहले हफ्ते में लोगों में एक अजीब किस्म का और भय था और विश्वास की कमी थी कि इस टीके से क्या होगा। तो लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। तो पता नहीं आप लोगों में से किसने बॉबी पिक्चर देखी होगी, उसमें एक गाना था कि पहले तुम। तो ये स्थिति थी कि भाई पहले तुम लगवा ले, फिर उसके बाद मैं देखूंगा। लेकिन अब दूसरे हफ्ते में तक आते आते आप देख रहे हैं कि अब 80-90% लोग आ रहे हैं और हमें उम्मीद है। तो ये एक अनुभव है कि वयस्कों में जो एक विश्वास है उसको लेने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। साथ ही साथ एक जो सोशल मीडिया में, प्रेस में जो भ्रांतियां फैल रही होती हैं या फैलाई जाती हैं, उसके बारे में उसको भी एड्रेस करना एक चुनौती है। अब कहा गया कि भाई नपुंसकता पैदा हो जाएगी, इसी तरीके से कहा गया कि भाई ये किसी विशेष धर्म के लिए हानिकारक रहेगा। तो ये सब चीजें इसको एक फॉर्मल तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। और यही इसीलिए कम्युनिकेशन जो कंपोनेंट है, जो संवाद बनाना है विभिन्न श्रेणी के लोगों के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और उसके लिए देश के कार्यक्रम ने बहुत अच्छी तैयारी करके रखी हुई है। पिछले 25-30 साल का जो अनुभव है, पोलियो में बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा हमारा। उसके बाद खसरे के कैंपेन और अभियान के दौरान भी जो अनुभव रहा है, उस अनुभव को सारे को मिला करके जो कोविड का अभियान है उसके लिए तैयारी की गई है। और उसका एक बहुत सजीव उदाहरण है कि आज आप सबको ये पता होता है, शाम को 6-7 बजे पता चल जाता है कि आज कितने टीके लगे और कितने लोगों को रिएक्शन हुआ। ये एक इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू, एक ये सपना पूरा होने वाली बात है कि हम लोग रियल टाइम में डैशबोर्ड पे देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग करी जा रही है और हमें लगता है कि समय के साथ लोगों में भरोसा जब बढ़ेगा टीकाकरण की तरफ से, तो बल्कि लोग हमें उम्मीद है कि सिफारिश नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सिफारिश करवाने आएंगे कि टीका जल्दी लग जाए। जी डॉक्टर अरोड़ा, ये कोविड-19 की जो समस्या है पूरी इंसानियत के सामने, पूरी मानवता के सामने एक चुनौती के तौर पे आई है। लेकिन यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसका कहना है कि अब तक 95% वैक्सीन सिर्फ 10 देशों के लोगों को ही लगी है। उधर भारत ने अपनी वैक्सीन जो डेवलप कर रहे हैं उसे ग्रांट इन एड के तौर पे, यानी कि मदद के तौर पे कई देशों को देना शुरू किया है। भारत के पीएम ने भी कहा है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन को कि वो $15 मिलियन की मदद उपलब्ध कराएंगे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है वो किस तरह चल रहा है और इसमें भारत की कितनी भूमिका दिखाई दे रही है? ये आप देखिए कि करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत जो है इसमें एक नेतृत्व की स्थिति में और अग्रणी रोल अदा कर रहा है। हम लोगों ने शायद अभी तक जो मेरे को पता चला है कि करीब 6 करोड़ डोजेस हैं वैक्सीन की, अपने विभिन्न मित्र देशों को दी हैं। और ज़्यादातर के लिए मेरे विचार से उसका कोई कीमत भी नहीं ली है, उनको मुफ्त दिया गया है। तो
जहां पश्चिमी देश में एक दोहरा चेहरा दिखाई देता हमें, वहां हम देखते हैं कि एक हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी सीमित मात्रा में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने पड़ोसियों को और बाकी मित्र देशों को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यही भावना जो हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये शुरू में इस बारे में जो पश्चिम के देश हैं, जो अमीर मुल्क हैं, उस बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे जी। और ये कोवैक्स का जो सिस्टम बन रहा है जिसमें भारत सहित कई देश शामिल हैं, उससे टीकों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसमें कैसे और कितनी मदद मिलेगी, इस बारे में भी बताएं। अब मुख्य मुद्दा यह है कि लगभग जो 20% जरूरत है वो खासतौर पर गरीब मुल्कों के लिए जो वैक्सीन की जरूरत है, जो प्रायोरिटी क्लाइंट्स हैं उनके लिए उनको देने के लिए इस कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू दिया जा सके। तो हर एक देश जो निर्माता है वैक्सीन का, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा और उसके बाद उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू किया जाएगा। बिल्कुल, बाकी डिटेल्स अभी वर्कआउट की जा रही हैं, फिर मौका मिलेगा तो मैं आपको बता सकूं। जी डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल जो हमें उलझन पैदा कर सकते थे, उनका आपने बहुत सरल तरीके से और विस्तार से जवाब दिया है। उम्मीद है कि इससे हमारे साथियों की जो उलझनें हैं वो काफी हद तक दूर हो पाएंगी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।